हम लोग आगे एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लाया हूं ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और एग्जाम में भर भर के एग्जाम में आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो निश्चित सी बात है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो यहां से आने ही आने वाला है। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं है। अगर बेहतर करना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं सबको वॉच करते हुए चलेंगे तो आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद नहीं सोचे हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके आप लोग को समझाते हुए चलता हूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें। तो चलिए मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूं और मैं दिखाता हूं कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। और मैं बता दूं कि इसके पहले 4-5 का क्लास चल चुका है बायो का। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसके प्ले स्टोर में जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, और उसके बाद से जितने भी उसमें वीडियो डाले गए हैं सबको देखिए, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। चलिए तो पहला को देखिए क्या है। मनुष्य नर में बात कर रहे हैं, किस में? नर में। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मैं बता दूं कि आपको मैं डिटेल बताता हूं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगर नर की बात करेगा, किसकी बात करेगा? नर की। और इधर लिख देता हूं मादा की। अगर नर की बातें करता है तो कितना होगा? 44, और प्लस में कितना होगा? XY होगा। और वही मादा की बात करेगा तो 44 प्लस कितना होगा? XX होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो नर में क्या दे रखा है? 44 प्लस क्या दे रहा है? XY। तो 44 प्लस XY किस में मिलता है? नर में। तो मनुष्य नर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44 प्लस XY होता है। तो आपको याद रखेंगे। और टोटल पूछता है तो कितना होगा? 46। एक बात और मैं बता देता हूं, देखिए भाई आप लोग को मैं 46 बताया, जिसमें से ये 44 दिख रहा है ये अलिंग गुणसूत्र है। कैसा है? अलिंग गुणसूत्र, जिसको हम लोग ऑटोसोम भी कहते हैं। और ये देखिए जो दो दिखाई दे रहा है ये लिंग गुणसूत्र है, इसको भी याद रखेंगे। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और लिंग गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो आपको याद रखना कितनी होती है? 44 होती है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा भी बताया जाए उसको भी आप ध्यान रखा करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त समूह है? सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। जो सबको डोनेट कर सकता है, जो सबको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, उसको सार्वभौमिक बोलते हैं। याद रखेंगे कौन होता है? ओ होता है, ए बी होता है, बी होता है, ए होता है। तो मैं बता दूं कि सार्वभौमिक रक्त समूह कौन होता है? ओ होता है। जो सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। इस बात को याद रखिएगा कि ये वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। इस बात को याद रखिएगा। और किसको किसको दे सकता है? तो मैं बता देता हूं, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और क्या? ओ को भी दे सकता है। तो आप किसी को भी अगर ब्लड चाहिए तो वो आपको आराम से ब्लड दे सकता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक रक्त समूह कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, लेकिन यहीं पे याद रख लीजिएगा कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वग्राही उसे कहते हैं जो सबसे ले सकता है। ये लेने की बात कर रहे हैं, देने की बात नहीं कर रहे हैं। तो लेने वाला ए बी होता है। इस बात को याद रखिएगा कि सार्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? ए बी होता है। और देने वाला कौन होता है? ओ होता है। याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है कि विभिन्नता का स्रोत क्या है? समसूत्री है, अर्धसूत्री है, निवेदन है, उत्परिवर्तन है। तो मैं बता दूं कि विभिन्नता का स्रोत जो होता है उत्परिवर्तन होता है। कौन होता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो आप लोग सुनिए। उत्परिवर्तन कोई शब्द को दिया गया था 1901 में। कब दिया गया था? 1901 में। और उत्परिवर्तन जो होता है, एक बात और मैं बताता हूँ, हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। कौन बताए थे? हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन को सबसे पहले 1901 में दिया गया था, और इसके बारे में हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। उत्परिवर्तन क्या होता है मैं बता देता हूं। जब किसी जीव के फिनोटाइप में कोई परिवर्तन होता है, मतलब बाहरी लक्षण में अचानक परिवर्तन हो जाना, किसी भी जीव में अचानक कोई परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। और देखिए जितना भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं उस बात को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, नहीं तो आप एक्स्ट्रा वाली बात नहीं याद रखेंगे तब बिल्कुल बेहतर नहीं करने वाले हैं। अगला देखिए, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? माँ के पोषणता द्वारा, पिता की प्रबदल द्वारा, लिंग गुणसूत्र के विशेष संयोग द्वारा। बात सही है। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्र के विशेष संयोग द्वारा।
बात समझ रहे हैं। जैसे में एक्स एक्स ये नर का है, मादा का है, ये एक्स वाई नर का है, इसमें से एक्स आ गया और इसमें से भी एक्स आ गया तो लड़की बन जाएगी। लेकिन इसमें से एक्स आ गया और इसमें से वाई आ गया तो इन दोनों से लड़का बन जाएगा। तो ये संयोग से बनता है, इसलिए इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को प्रभावित को रोकता है, उसे क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस, प्रभावित, अप्रभावित, एपिस्टेटिस। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला एपिस्टेटिस होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? मेंडल जो है, मॉर्गन है। अगला देखिए क्या है, बैटसन है, जो सभी है। तो मैं बता दूं कि आनुवंशिकी शब्द को बैटसन दिए थे और इनको आधुनिक कहा जाता है, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता किनको कहा जाता है? तो बैटसन ही को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुनेट वर्ग। पुनेट वर्ग विकसित किया था, पुनिट वर्ग लिख दिया गया है लेकिन पुनेट वर्ग होना चाहिए यहाँ पे। पुनेट वर्ग विकसित किया था मेंडल ने, वाटसन ने, वोसर्टन ने, बोबेरी ने, रेजिनेल्ड ने। तो मैं बता दूं कि रेजिनेल्ड नामक वैज्ञानिक ने किसको? ये पुनेट वर्ग को विकसित किया था। और पुनेट वर्ग क्या होता है? तो मेंडल अपने जितने भी काम किए थे उन सभी कामों को किस में रखे थे? तो याद रखिएगा कि मेंडल के जितने भी निष्कर्ष निकले थे वो पुनेट वर्ग में क्या किया गया था? रखा गया था। इस बात को याद रखेंगे। और इसको दिया कौन था? तो रेजिनेल्ड ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, बहुएलील, स्वप्रभाविता, ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं कि ए और बी दोनों बहुएलील भी दर्शाता है और स्वप्रभाविता भी दिखाता है। तो बी और सी बिल्कुल सही है। और बी और सी का ही उदाहरण क्या है? एबीओ रक्त समूह। मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछ दूं कि एबीओ रक्त समूह को किसने दिया था? कौन वैज्ञानिक? तनी हमको बता दीजिए। थोड़ा सा कार्ल आपको बता देते हैं, इतना समझ के आप लोग जरूर बता देंगे ना तो हमें बहुत खुशी फील होगी और हमें ऐसा अनुभव होगा कि आप पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन के तलाश में हैं और बहुत बेहतर करेंगे भी। अगला देखिए क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है प्रभाविता, सहगलनता, युग्म की शुद्धता, सभी। तो मैं बता दूं कि मेंडल का नियम का अपवाद कौन सा है? सहगलनता है। और सहगलनता शब्द को किसने दिया था? तो आइए हम लोग जान लेते हैं। सहगलनता शब्द को दिए थे टीएच मॉर्गन। कौन दिए थे? टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इस बात को भी क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जेड 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 डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में, सभी में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है मोर में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का रंग, सभी का रंग। देखिए मात्रात्मक मतलब अलग अलग रंग किस में देखा गया है, जिसको स्वप्रभाविता का उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये होता है त्वचा का रंग। त्वचा में गाय को देखे होंगे, जर्सी गाय को, जिसमें ब्लैक भी दिखाई देता है और व्हाइट भी दिखाया जाता है। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक तो सब्सक्राइब बनता है कि प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। आपका एक सब्सक्राइब हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिंदु उत्परिवर्तन का निम्न में से किस में देखा गया है? तो राइट याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया में ही देखा गया है, जिसको दात्र कोशिका अरक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दात्र कोशिका अरक्ता के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे और हमें उम्मीद भी है कि आप बेहतर कर रहे हैं और करेंगे। अगला देखिए कौन सा गुणसूत्रीय विकार है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सभी। तो इसके पिछले वीडियो में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का डिटेल बताया है और इसका राइट जवाब सभी ही होने वाला है। यही क्या है? यही सब गुणसूत्रीय विकार हैं। अगला देखिए क्या है। एक्स काय की खोज किसने किया था? हेकिंग, मेंडल, मॉर्गन और सभी। तो मैं बता दूं कि एक्स काय की खोज हेकिंग नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन किया था? हेकिंग नामक वैज्ञानिक किए थे। और कब किए थे इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइए और हमें पूरा उम्मीद और बहुत भरोसा है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके जाएंगे इसका आंसर। और मुझे भरोसा पे कायम रखिए,
सागलनता शब्द किसने दिया था, अभी इसका आंसर मैं बताया था। इसका भी आंसर कमेंट में चाहिए और हमें उम्मीद है कि जरूर इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और बहुत बेहतरीन के तलाश में जाएंगे। और उम्मीद है कि पूरा वीडियो वॉच किए होंगे और जितने भी विद्यार्थी पूरे वीडियो को जो वॉच किया है वो जरूर बता के जाएंगे कि सर मैं पूरा वीडियो वॉच किया हूँ। और वीडियो कैसा लगता है उसका रिस्पांस जरूर कमेंट में बता के जाया करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मदद मिलती है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।